सोचिए जरा, एक नया नया देश आजाद हुआ है और उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि करोड़ों लोगों के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव कैसे रखी जाए। आज हम भारत की इसी महत्वाकांक्षी कहानी में उतरेंगे, एक ऐसा सफर जो 65 सालों तक चला। तो सवाल यही था, एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी से निकला था, वो अपनी आर्थिक तकदीर खुद कैसे लिखेगा? आखिर भारत का जवाब क्या था? भारत का जवाब था एक शब्द में, नियोजन, यानी प्लानिंग। हाँ, ये आइडिया सोवियत संघ से जरूर प्रेरित था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी जड़ें भारत में पहले से मौजूद थीं। आज़ादी से भी सालों पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम की एक किताब लिख चुके थे। तो ठीक है, आइडिया तो आ गया, लेकिन सिर्फ आइडिया से देश तो नहीं चलता ना। इसे जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा सिस्टम, एक मशीनरी बनाने की जरूरत थी। तो चलिए देखते हैं कि ये मशीनरी कैसे बनी। इस बड़े काम के लिए दो बड़ी संस्थाएं सामने आईं। पहली, योजना आयोग, जिसका काम था अगले 5 साल के लिए देश का आर्थिक रोड मैप तैयार करना, और दूसरी थी राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते थे। मतलब एक संस्था प्लान का ड्राफ्ट बनाती थी और दूसरी, जिसमें राज्य भी शामिल थे, उस पर आखिरी मोहर लगाती थी। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी चैप्टर पर चलते हैं, वो दौर जब पहली दो योजनाओं ने आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था की असल नींव रखी। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिलता है। देखिए, पहली योजना का पूरा जोर खेती किसानी और सिंचाई पर था, क्योंकि देश का पेट भरना पहली प्राथमिकता थी। लेकिन दूसरी योजना में गियर एकदम से बदल गया। अब फोकस था भारी उद्योगों पर, स्टील प्लांट्स पर। सोच ये थी कि असली तरक्की और रोजगार तो बड़े उद्योगों से ही आएगा। ये एक बहुत बड़ा दाव था, और इस दाव के नतीजे जमीन पर दिखने भी लगे। देश भर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुए, भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे विशाल बांध बने, और राउरकेला, भिलाई जैसे शहरों की पहचान ही स्टील प्लांट से होने लगी। चारों तरफ एक उम्मीद का, कुछ नया बनाने का माहौल था। लेकिन ये उम्मीदों का दौर हमेशा एक जैसा नहीं रहा। इसके बाद आया एक ऐसा दौर जिसने देश को हिला कर रख दिया और अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। तीसरी योजना का लक्ष्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, पर यह सपना टूट गया। पहले 1962 में चीन से जंग, फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, और जो कसर बची थी वो देश के भयानक सूखे ने पूरी कर दी। देश की अर्थव्यवस्था सचमुच बुरी तरह चरमरा गई थी। इन मुश्किलों के चलते सरकार ने 5 वर्षीय योजनाओं पर एक ब्रेक लगा दिया। इसे ही योजनावकाश या प्लान हॉलिडे कहा गया। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट एक मौका भी लेकर आता है। इसी दौरान खेती पर फिर से जोर दिया गया, और यहीं से भारत में हरित क्रांति की नींव पड़ी। इस संकट के दौर ने एक बात तो साफ कर दी थी, सिर्फ बड़े उद्योग लगा देने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद की योजनाओं में एक बड़ा वैचारिक बदलाव आया और नारा दिया गया, गरीबी हटाओ। अब फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय पर भी था। अब इस नई सोच को जमीन पर उतारने के लिए एक के बाद एक बड़े और साहसिक फैसले लिए गए। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ताकि आम आदमी तक कर्ज पहुंच सके। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, और गांवों तक बैंकिंग ले जाने के लिए ग्रामीण बैंक खोले गए। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत ने आधुनिकीकरण, मानव विकास और 21वीं सदी की तैयारी शुरू की। 7वीं योजना का नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। ये 3 शब्द उस दौर की पूरी सोच को पकड़ लेते हैं। अब जोर सिर्फ ज्यादा पैदा करने पर नहीं था, बल्कि कुशलता और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर था। और फिर 8वीं योजना में एक बहुत गहरा बदलाव आया। अब ये बात समझी गई कि देश की असली ताकत मशीनें या फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि उसके लोग हैं। इसलिए फोकस पूरी तरह से मानव संसाधन विकास पर शिफ्ट हो गया, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर। और देखिए, 10वीं योजना तक आते आते प्लान्स कितने स्पेसिफिक और एम्बिशियस हो गए थे। अब कोई गोलमोल बातें नहीं थी, बल्कि साफ, नापे जा सकने वाले लक्ष्य थे। जैसे जीडीपी ग्रोथ 8% तक ले जानी है, गरीबी को घटाकर 15% पर लाना है, और साक्षरता दर को 75% करना है। अब हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम आखिरी 2 पंचवर्षीय योजनाओं और फिर भारत की प्लानिंग व्यवस्था में हुए एक ऐतिहासिक बदलाव को देखेंगे।
11वीं योजना का लक्ष्य था तेज और ज्यादा समावेशी विकास। एक बहुत बड़ा टारगेट था, 9% की जीडीपी ग्रोथ का, और भारत 7.9% तक पहुंचने में कामयाब रहा, जो कि टारगेट के काफी करीब था। और फिर आई 12वीं योजना, जो 2012 से 2017 तक चली। ये थी भारत के इतिहास की आखिरी पंचवर्षीय योजना, और इसके साथ ही देश की आर्थिक योजना का 65 साल लंबा एक अध्याय खत्म हो गया। तो फिर क्या हुआ? 2015 में योजना आयोग की जगह ली नीति आयोग ने। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये काम करने का पूरा तरीका बदलना था। योजना आयोग का तरीका टॉप डाउन था, यानी दिल्ली में प्लान बनता था और राज्यों को लागू करना होता था। वहीं नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम की तरह नीतियां बनाते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये इस पूरे बदलाव को एक नज़र में समझा देता है। एक तरफ योजना आयोग, जो पिरामिड की तरह ऊपर से नीचे कंट्रोल करता था, और दूसरी तरफ नीति आयोग, जो एक गोल मेज की तरह है, जहां सब बराबर के पार्टनर हैं। ये कंट्रोल से सहयोग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये थी कहानी 65 सालों की, खेतों से शुरू होकर भारी उद्योगों तक, संकटों से लड़कर गरीबी से जंग तक, और फिर आधुनिकीकरण से होते हुए सहयोग के एक नए युग तक। इसी लंबे सफर ने उस भारत की नींव रखी जिसे हम आज देखते हैं। तो सवाल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी तेजी से बदल रही है। ऐसे में इस 65 साल के लंबे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? वो कौन से सबक हैं जो भारत के भविष्य की राह तय करेंगे?